गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने जीएसटी पोर्टल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने जीएसटी पोर्टल के बारे में हमारा पार्ट फर्स्ट क्लास नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक दे के रखा है, आप हमारी जीएसटी पोर्टल की क्लास लीजिए। आज जो हम जीएसटी पोर्टल के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फिलिंग। आज की क्लास के अंदर हम जीएसटी रिटर्न फिलिंग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सी रिटर्न फिलिंग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B जो हमारी रिटर्न होती है वो एक मंथली रिटर्न होती है और जीएसटीआर 3B की हम लाइव रिटर्न फाइलिंग हम पढ़ेंगे और आपको एक ओरिजिनल डाटा के साथ में कैसे आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब हम जीएसटीआर 3B के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटीआर 3B की जो हमारी रिटर्न होती है वो हमारी रिटर्न होती है सेल्स और परचेज की। जीएसटीआर 3B के अंदर जो सेल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप फीड करते हैं, इसी के साथ में जो आईटीसी क्लेम का जो वर्क होता है, जो परचेज से रिलेटेड होता है, उसका डेटाबेस भी आप शेयर करते हैं और जो जीएसटी का पेमेंट का जो वर्क होता है वो भी जीएसटीआर 3B पे होता है। अब हम चलते हैं जीएसटी के पोर्टल के ऊपर और वहां पे ओरिजिनल डेटा के साथ में जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ जी, अब हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर और एक लाइव रिटर्न हम फाइल करके देखते हैं। तो आप सभी रजिस्टर पेन मेंटेन कर लें क्योंकि कुछ डाटाबेस आपको बनाना होगा। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले उसका जो क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होता है वो आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि भाई मुझे टैक्स कितना पे करना है या मेरा जो कंप्लीट टैक्स है वो आईटीसी से पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम पूरा पेपर वर्क करेंगे तो उसके लिए आप रजिस्टर पेन मेंटेन कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईटीसी को नोट करते हैं कि भाई जो मेरा आईटीसी का बैलेंस क्या है। फिर हम नोट करेंगे कि भाई मुझे सेल्स में कितनी मतलब सेल्स को कितना करना है, मुझे पेमेंट कितना करना है सेल्स के टैक्स का, और फिर मुझे परचेज जो इस करंट मंथ के अंदर जो मैंने परचेज किया है उसकी मुझे आईटीसी कितनी क्लेम करनी है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों का पेपर वर्क करेंगे। तो वो पेपर वर्क कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो पेपर वर्क करके कैसे हम रिटर्न फाइल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो अपना रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे। ओनली जो सेल्स के बिल है हमारे पास में हार्ड कॉपी में और जो परचेज के बिल है उनका यूज़ करते हुए डायरेक्टली रिटर्न फाइल कैसे करेंगे उसी को ये एग्जाम फोकस करेंगे। तो देखते हैं क्रेडिट बैलेंस और फिर रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जब रिटर्न फाइल करनी होती है और उसके अंदर जब हमें क्रेडिट का बैलेंस देखना होता है तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये बैलेंस आ चुका है, इसे आप नोट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है हमारा, तो सीजीएसटी का 12,504 रुपये और एसजीएसटी का भी है 12,504। इन दोनों को मैंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा। तो पहले मैं आपको शॉर्ट के अंदर जो इसके जो बटन्स हैं यानी जो इसके मेन्यू है रिटर्न फाइलिंग के, उनको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। फिर हम पेपर वर्क कर लेते हैं रिटर्न का और फिर रिटर्न फाइल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये 2 टाइम्स तक रिपीट हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये नोट करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, फाइल रिटर्न के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने फाइल रिटर्न के बटन के ऊपर क्लिक करा। क्लिक जैसे आप करेंगे तो ये स्क्रीन आपको शो होगी। हम जो रिटर्न लगाने वाले हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। 2021 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न लगाने वाले हैं और कौन से मंथ के लगा रहे हैं, जुलाई के लगा रहे हैं। तो जुलाई पे मैंने क्लिक करके सर्च किया, एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं डाउन आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न आ रही है। अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके रिटर्न लगा रहे हैं तब तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। मैं डायरेक्टली रिटर्न लगा रहा हूँ तो मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगा या डायरेक्टली जीएसटीआर 3B पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटीआर 3B पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था, जीएसटीआर 3B हमारी मंथली रिटर्न होती है और उसके अंदर सेल्स परचेज मेंटेन किया जाता है। तो जैसे आप जीएसटीआर 3B पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको ये स्क्रीन शो होती है। तो मैं आपको इन टेबल्स के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूँ और जो आज हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो बेसिक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और एडवांस लेवल का भी इसकी मैं क्लास आपको जल्दी में आपको इसकी देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो ए आ रहा है वो क्या आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू फाइल नील रिटर्न, यानी आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं क्या। अब बात ये आती है कि हम नील रिटर्न फाइल कब करते हैं यानी क्यों करते हैं। तो आप इसके नीचे नोट रीड कीजिए, इसमें लिखा हुआ है नील रिटर्न कैन बी फिल्ड बाय यू इफ यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई कॉमनली नोन एज सेल्स एंड यू नॉट रिसीव commonly known as purchase any goods and services and do not have any tax liability। यानी आपने एक करंट मंथ में किसी भी तरह की कोई सेल्स नहीं की है, किसी भी तरह की कोई परचेज नहीं की है और किसी भी तरह की आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो आपको पे करना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने जब किसी भी तरह की सेल्स ही नहीं की और किसी भी तरह की परचेज ही नहीं की तो अब दोबारा यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी हुई आई है, डू नॉट हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम सेल्स करते हैं तभी हमारी लाइबिलिटी होती है, जब सेल्स की ही नहीं तो दोबारा यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी हुई है। ये इसलिए लिखी हुई है कि हो सकता है कि लास्ट रिटर्न के अंदर आपकी कोई लेट फीस हो या ड्यू हो या आपने लास्ट के रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं की हो तो उसकी आपकी कोई लेट फीस वगैरह आ गई हो तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो अगर आपने किसी भी तरह के यानी करंट मंथ में किसी भी तरह की कोई
सेल्स नहीं किया है या किसी भी तरह कोई परचेज नहीं किया है, लेकिन जो लास्ट रिटर्न थी, यानी जैसे अभी हम जुलाई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लास्ट हमारा जून था, लेकिन जून की रिटर्न आपने 2 डेज डिले कर दी, तो आप जुलाई की रिटर्न को नील फाइल नहीं कर सकते, आपको नो करना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लेट फीस की लायबिलिटी होगी। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी हमारी किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी लास्ट रिटर्न हमने लेट फाइल नहीं की और करंट मंथ के अंदर हमने किसी भी तरह का सेल्स नहीं किया और परचेज नहीं किया। उस कंडीशन में आप इसे यस करेंगे तो नीचे के ऑप्शन देखिए सारे ऑफ हो चुके हैं और नेक्स्ट कर देंगे और आपको एक ओटीपी देना होगा और वो ओटीपी डाल के आप रिटर्न फाइल करेंगे। एक नॉर्मल प्रोसेस है नील रिटर्न फाइल की, तो हम नील रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हम थोड़ी सी एडवांस फाइल कर रहे हैं। तो मेरी जो पार्टी है उसकी सेल्स हुई है और एक परचेज हुई है, तो उसकी जो सेल्स है वो टैक्सेबल सेल्स है और कुछ उसने परचेज की है, बाकी उसने किसी तरह कोई वर्क नहीं किया है। तो अपना ओनली सेल्स और परचेज को फोकस करते हुए इसकी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट थोड़े से ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर, और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन की क्लास भी हम जल्दी पोर्टल जो हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई? नो हो गई, क्योंकि हमने सप्लाई की है, हमने परचेज भी की और सेल्स भी की है। अब देखिए बी क्या आ रहा है। बी में ये लिखा हुआ है, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रिटर्न एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्सल ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड। यानी आपने इस करंट पीरियड के अंदर किसी भी तरह की कोई सेल्स की है, चाहे वो नील रेटेड हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो या नॉन जीएसटी सप्लाई हो, और आपने कुछ ऐसा परचेज किया है जो रिवर्स चार्ज से है, तो आपको इस ऑप्शन को क्या करना है? यस करना है। अब जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं कंटिन्यू क्लासेस के अंदर हम आपको अपडेट कर देंगे। आज हमारा जो फोकस है वो ओनली बेसिक्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग के लिए है, यानी आप किसी फर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं या आपके पास में कोई क्लाइंट आया या आप आपका खुद का बिजनेस है और उसकी एक नॉर्मल सेल्स होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लोथ सेल आउट करते हैं, तो क्लोथ के अंदर 5% होती है, तो आप नॉर्मल एक सेल करते हैं और नॉर्मल एक परचेज करते हैं, तो आप उसकी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे और आप किसी भी तरह का आपके पास में कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, उसी चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। तो आरसीएम वगैरह की जो डिटेल्स रिटर्न है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। तो आपने क्या किया? सेल्स किया है, तो जब भी हम किसी तरह की कोई सेल्स कर लेते हैं तो इस बी ऑप्शन को यस करते हैं। तो मैंने सेल्स किए, इसलिए मैं इस बी ऑप्शन को क्या कर रहा हूँ? यस कर रहा हूँ। अब सी को देखिए, सी है टेबल 3.2। सी में क्या लिखा हुआ है? हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूएनआई होल्डर। यानी आपने हम राज्य के बाहर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूएनआई होल्डर को सेल्स किया है, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यानी मैं दिल्ली का हूँ और मैंने हरियाणा के अंदर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको 3.2 को यस करना होगा। जैसा कि मैंने बताया मेरी सारी सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है, तो मुझे इस ऑप्शन को यस नहीं करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा? नो करूंगा। यानी मैंने किसी भी तरह की कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं की है, राज्य के इंटर स्टेट सप्लाई नहीं की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई राज्य के बाहर की सप्लाई को ही कहा जाता है। फिर आता है डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्स इनपुट आईटीसी, यानी आपने किसी भी तरह की आपको कोई आईटीसी क्लेम करनी है, तो हमें क्लेम करनी है, बिल्कुल करनी है, तो हम इसे क्या करते हैं? यस करते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है, हैव यू रिसीव एनी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, यानी आपने इस जो टैक्स पीरियड है जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वक्त आपने ऐसा कुछ खरीदा है क्या जो नील रेटेड हो, एग्जेम्प्टेड हो या नॉन जीएसटी हो? तो भाई मैंने नहीं खरीदा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको नो कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आ रहा है कि भाई आप ही किसी भी तरह की कोई इंटरेस्ट या लेट फीस है क्या? देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छा से एक अपडेट देता हूँ। अगर आपकी कोई लेट फीस होती है तो ये ऑटो ही यस हो जाता है, यानी आपको इसको यस नहीं करना होता, ये ऑटो ही यस हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसने यस या नो की चॉइस क्यों दी है? कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कैसे पे करते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में आपको अपडेट करने वाले हैं। तो हमें अभी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो हम इसे क्या करेंगे? नो करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी लेट फीस होती तो ये ऑटो यस हो जाता, आपके पास में इसकी चॉइस नहीं होती। जो जी नंबर है टेबल नंबर 6 ये डिसेबल है, तो इसको अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया? एक नॉर्मल मेरे सेल्स है, तो मैंने किसको एनेबल किया? 3.1 को किया, और मुझे आईटीसी क्लेम करनी, यानी मेरे पास में परचेज के बिल है, तो मैंने किसको किया? टेबल नंबर 4 को किया। यानी अगर आपकी कोई भी सेल्स है, नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स हो रही है और एक नॉर्मल आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं और किसी भी तरह की नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वगैरह सेल नहीं है और आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, यानी आपके बिल भी ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बिल होंगे परचेज के सेल्स के तब तो आपको किसी ना किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होगी। एक नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी जगह हमने ऐसा बिजनेस देखे भी हैं जिनके मंथली 15 से 20 सेल्स के बिल होते हैं और 2 से 3 बिल परचेज के होते हैं, तो उनके लिए क्या डायरेक्टली रिटर्न फाइलिंग करना काफ़ी ईजी होता है। और ये क्लास देके आप इजीली इस तरह के बिजनेस की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आप इस तरह से कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपकी एक नॉर्मल बिलिंग हो रही है तो एक कंसल्टेंट हायर करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप इस वीडियो को देख के इजीली आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं आप क्लास से।
तो आप देखिए कि मेरी एक सेल्स है तो मैंने 3.1 को एनेबल कर लिया, और मेरी परचेज है तो मैंने किसको किया, टेबल नंबर 4 को यस कर लिया। हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो आप इसे डाउन आइए, आप देख सकते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई, यानी 3.1 है वो एनेबल हो गया, और टेबल नंबर 4 आईटीसी क्लेम का, यानी सेल्स का कौन सा है 3.1 है, और आईटीसी क्लेम का यानी परचेज का कौन सा हो गया 4 हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू को फैच करते हैं। तो मैंने 3.1 पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने 3.1 पे क्लिक किया इस तरह से बॉक्स आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यानी अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, क्या है टैक्सेबल सप्लाई, जिसके अंदर जीएसटी की रेट है कौन सी 5, 12, 18, 28, तो आपको ए के अंदर वैल्यू लिख देनी है। तो मैंने जैसा आपको बताया हमारा जो भी क्लाइंट है उसकी सिंगल टैक्स रेट 18% है और किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं है, तो जो 3.1 के अंदर ओनली टेबल नंबर ए ही फोकस होगी, यानी मुझे इस ए के अंदर ही वो मेरी सारी की सारी वैल्यू लिख देनी है। यानी बी हुआ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड, सी होता है अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स आज नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। तो ये जो नीचे के जो कॉलम्स है यानी बी सी डी ई, ये हम आज की क्लास में क्लियर नहीं करने वाले हैं। जो एडवांस लेवल जो रिटर्न फाइलिंग की जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम इनको भी फोकस करने वाले हैं। तो हमारा आज क्या वर्क है, ओनली ए है। ए क्यों है, क्योंकि जो मेरी सप्लाई है वो जीएसटी 18% की है और वो टैक्सेबल सप्लाई है। तो उसके लिए मुझे इसमें वैल्यू कैसे फैच करनी होगी, वो ऐसे करनी होगी कि जो भी मैंने सेल्स के बिल बनाए हैं उनकी सबके टैक्सेबल वैल्यू में प्लस कर लूँ और वो वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, और उनके जितना भी टैक्स है वो मैं प्लस करके उनको यहाँ पे मेंशन कर दूँ और उसे कंफर्म मुझे कर देना है। सेम चीज़ मुझे आईटीसी क्लेम के लिए भी करनी है। वो मुझे कैसे करना है, मुझे ये करना है कि मेरे जितने भी परचेज के बिल हैं उन सबको मैं नोट कर लूँगा अपनी एक्सेल फाइल के अंदर, और उनकी जो टैक्स को नोट कर लूँगा बिल बाई बिल। उन टैक्स को नोट करने के बाद में मुझे किसको फोकस करना है, सीधा ये जो ए के अंदर जो आईटीसी का कॉलम आ रहा है, इसमें देखो ये 5 आ रहा है ऑल अदर आईटीसी, और उस टैक्स के अमाउंट को मैं यहाँ पे फैच करके उसे क्या कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। तो इस तरह से मैं रिटर्न फाइल करूंगा। अब हम रिटर्न फाइल करके देखते हैं वो कैसे करेंगे। पहले मैं अपने सारे बिल का पेपर वर्क करता हूं, तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूं कि किस तरह से मैंने उन सारे बिलों का पेपर वर्क किया, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, आईटीसी को एडजस्ट किया मैंने एक्सेल के अंदर, और फिर पोर्टल ओपन करके उनकी वैल्यू को मैंने फैच किया। तो अब चलते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन के अंदर और मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं किस तरह से मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है यानी जो टेबल है सेल्स की और परचेज की, वो मैंने कैसे बनाई है। अब देखिए ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक हेडिंग बनाई है सेल्स की, और यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है, यहाँ पे बिल नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इस तरह से मैंने टेबल बनाई है। तो सेम ऐसे ही टेबल आपको बना के इसका पेपर वर्क करना है। तो मैंने क्या किया कि जो क्लाइंट ने मुझे जो सेल्स के बिल दिए थे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सारे बिल है वो 31 जुलाई को ही बनाया है, और इनकी जो बिल बुक है वो भी न्यू है क्योंकि एक नई फॉर्म ओपन हुई है। और यहाँ पे आप देखो इन्होंने जो भी मुझे बिल दिए उनका मैंने नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, बिल नंबर 2, 3, 4, 5। तो सेम ऐसा ही आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए कि टैक्सेबल वैल्यू उसकी क्या है और सीजीएसटी क्या और एसजीएसटी क्या है। तो 1 बाय 1 जो भी अपने सेल्स के बिल है आपको सेम ऐसे ही इनको एक्सेल के अंदर नोट कर लेना है, या आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें ऐसे सेम। तो ये मैंने 1 बाय 1 सारे टैक्सेबल वैल्यू नोट कर ली उन सारी बिलों की, सीजीएसटी और एसजीएसटी मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे देखो इनका फिर मैंने टोटल निकाल लिया 1,63,200, और यहाँ पे इसका टैक्स जो हमें पे करना है वो करना है 14,000 मुझे टैक्स पे करना है। तो इस तरह से आप सेल्स के बिल आप यहाँ पे फैच कर लेंगे, यानी इस तरह से सेल्स की टेबल बना लेंगे। ये तो मेरा सेल्स का काम हो गया टोटल। अब मैं चलता हूँ सीधा परचेज के ऊपर। अब परचेज में देखो आप मैंने यहाँ पे बिल नंबर नहीं दे के रखे और ना ही मैंने इनके टैक्सेबल वैल्यू दे के रखे। क्यों? क्योंकि परचेज के जो बिल्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है ईटीसी क्लेम करने का, और आप 3B के अंदर किसी भी तरह की परचेज की और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देते। तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे बिल थे, जैसे मेरा जो जितना भी मेरा बिल नंबर था वो मैंने सारे अपने इनको 2 टाइम्स चेक कर लिए, और उन जिन बिल में जितना टैक्स का अमाउंट था वो मैंने टैक्स का अमाउंट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, फैच कर लिया, इनका इनपुट मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब इनको मैंने टोटल किया यहाँ पे 11,000। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो आईटीसी जो क्लेम करनी है यानी करंट जुलाई मंथ की जो मेरे को आईटीसी क्लेम करनी है वो कितनी करनी है, 11,568 रुपीज़ मेरे को क्लेम करना है। मुझे टैक्स कितना जमा कराना है, 14,000 जमा कराना है। अब आपको ये ध्यान होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्रेडिट बैलेंस आपको दिखाया था, उस क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या था, 12,504 रुपीज़ था। मुझे टैक्स कितना पे करना है, 14,000। करंट मंथ की मेरी आईटीसी कितनी है, 11,000, यानी 3,000 मुझे टैक्स पे करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा जो मैंने आपको नोट करवाया था, रिपीट कर रहा हूँ, वो 12,000 थी। तो 12,000 तो मेरी पहले से आईटीसी है, 11,000 में अभी क्लेम कर रहा हूँ, और मुझे टैक्स कितना पे करना है, ओनली 14,000, यानी किसी भी तरह का मुझे कैश के अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरह से हम पूरे का पूरा पेपर वर्क कर लेते हैं। एक्सेल में करें बेटर रहेगा, कैलकुलेशन की गलतियां होने के चांसेस एकदम 0 रहेंगे।
तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, सेल्स की टेबल क्लियर हो गई और परचेज की टेबल क्लियर हो गई। अब आप इसे नोट कर लें, जो आईटीसी क्लेम करनी है वो ये करनी है, तो मैंने नोट कर लेता हूँ रजिस्टर में आईटीसी, और ये आप नोट कर लेते हैं भाई ये मुझे आईटीसी क्लेम करनी है। सेम सेल्स नोट कर लें कि भैया तो मुझे टैक्सेबल वैल्यू में सेल्स दिखाना है और ये मुझे टैक्स जमा कराना है, ये नोट कर लिया। तो पेपर वर्क भी अब आपको क्लियर हो गया। अब सीधा दोबारा पोर्टल को मैं ओपन करता हूँ, उसके अंदर ये वैल्यू फैच करके रिटर्न को फाइल कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस भी आ रहा है, रिटर्न फाइल करके देखते हैं। अब तो फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरा वैल्यू मैं आपको फैच करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया 2021, रिटर्न मैं लगा रहा हूँ जुलाई की, और मैंने क्या किया सर्च कर दिया, डाउन आया मैं। यहाँ पे क्या करना है मुझे GSTR 3B के ऊपर क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया और ये मैंने यहाँ पे किया ओके। ये जो सेटिंग्स थी आप देख सकते हैं वैसा एनेबल आके रखा है जैसे मैं हम करके गए थे। सेल्स के लिए 3.1 को यस करना है और आईटीसी क्लेम के लिए टेबल नंबर 4 को यस करना है, यानी बी और डी को। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट कर दिया। अब 3.1 को मैं ओपन करूँगा, जो मैंने सेल्स जो एक्सेल के अंदर नोट डाउन करके रखी थी उसे, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे लिखनी है, यानी ए के अंदर इस कॉलम के अंदर लिखनी है, जो मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये मैंने टाइप यहाँ पे कर दिया। अब मुझे जो टैक्स था वो टैक्स कहाँ पे जमा नोट करना है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, हो गया। चेक कर लीजिएगा दोबारा, 1,63,200 और सेंट्रल टैक्स हो गया 14,000 और स्टेट टैक्स हो गया 14,000। बाकी नीचे कुछ नहीं करना है, सीधा कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, वैल्यू आ गई है, 14,000 टैक्स पे करना है। अब मुझे क्या करना है, आईटीसी क्लेम करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस आईटीसी के बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो परचेज की जो आईटीसी क्लेम करनी है वो बस इसी को ही फोकस करना है, ऑल अदर आईटीसी। सीजीएसटी मुझे जो क्लेम करना है वो मैं वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑटो यहाँ पे हो गया और नेट आईटीसी अवेलेबल में यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। बाकी ये फीचर क्या काम आएंगे, इनको कैसे यूज़ करना है, ये हम आगे क्लासेस के अंदर इनको जानेंगे, 1 बाय 1 टोटल फीचर बताऊंगा मैं आपको। अब क्या करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म मैंने कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं 11,568 आईटीसी क्लेम करनी है, 14,000 का टैक्स पे करना है। अब आप क्या करोगे, टॉप में डाउन आना है आपको, और जो ये सेव GSTR 3B आ रहा है, इस सेव GSTR 3B पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अब ये जो रिफ्रेश का बटन आ रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश हो चुका है। अब डाउन आना है और यहाँ पे जो प्रोसेस टू पेमेंट आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको डाउन आना है, एकदम डाउन आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ये आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे आप कर्सर लेके जाए तो आपको बता देगा कि आपके पास में अब जो आईटीसी बचेगी वो क्या बचेगी, 9,384 रुपये बचेंगे। यानी जो टोटल टैक्स पेमेंट है वो पेड थ्रू आईटीसी से हो चुका है, यानी किसी भी तरह के कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो बटन आ रहा है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इसके ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, अगर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया फिर आप किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इस पर क्लिक करें तो कम से कम 2 टाइम तक सोच के करें, यानी चेक कर ले डाटा को। तो सब कुछ सही है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये मुझसे यस या नो पूछ रहा है और मैंने इसको क्या किया, यस किया। अब मेरी रिटर्न क्या हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधा OTP डालना है। और अगर अब आपको लगता है कि भाई आपसे कोई गलती हो गई है तो अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि सर गलती हो ही गई, अब उसको करना कैसे है सही, उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट क्लासेस अटेंड करनी, उसमें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब इसमें OTP सबमिट करके इस रिटर्न को कंप्लीट फाइल कर देते हैं। अब क्या करना है, आपको प्रोसेस टू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पे जो पार्टी का नेम आ जाएगा, पवन शर्मा हमारा जो क्लाइंट है, और यहाँ पे जो फाइल GSTR 3B विथ EBC आ रहा है, OTP इसी से जनरेट होगा, और मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। अब जो रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP जा चुका है, तो मैं क्लाइंट से कॉल करके वो OTP लेना है और इस वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लाइंट से OTP ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे OTP टाइप कर दिया है, मेरे क्लाइंट से पूछ के मैंने। अब यहाँ पे OTP टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने वेरीफाई किया, आप देख सकते हैं फिलिंग सक्सेसफुली का टिक आ चुका है। तो इस तरह से हम रिटर्न फाइल करते हैं सारी के सारी, और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आपने आज देख लिया कि किस तरह से हम एक नॉर्मल बिजनेस की रिटर्न फाइल करेंगे अगर उसने किसी भी तरह की सेल्स और परचेज की है, और ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको ये जो क्लास है ये हमारी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।